हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वल्वल डिजीज़ेस या फिर डिजीज़ेस ऑफ वल्वा हम लोगों ने पढ़ा था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिजीज़ेस ऑफ वजाइना। वजाइना में होने वाली जो डिजीज़ेस हैं ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बेस्ड होती हैं, तो उनको किस तरह से हम पहचानेंगे। मेन इसका होता है कि उसको पहचानना ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से ऑर्गेनिज़म से होने वाली डिज़ीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग उसके डिजीज़ेस को पढ़ेंगे, उनके पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वजाइनल डिजीज़ेस के बारे में। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अबिट एनाटॉमी का भी पोर्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। वैसे तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है सारी चीज़ें कि एनाटॉमिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर भी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, तो मैंने ऐड कर दिया। तो जो नॉर्मल लेंथ ऑफ द वजाइना है वो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाती है। ठीक है, तो 7 to 10 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो नॉर्मली वजाइना में प्रेजेंट होती है। और जो वजाइना है वो एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल टाइप का ऑर्गन है, लाइक इट्स अ कैनाल जो कि सर्विक्स से स्टार्ट होती है और जेनाइटल ओपनिंग में, जैसे यूरेथ्रल ओपनिंग है उसी तरह से वजाइनल ओपनिंग के फॉर्म में ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, काम क्या है, फंक्शंस, तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है उसको एक्सक्रीट करने का भी फंक्शन वजाइना का होता है। इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी में बेबी के बर्थ के लिए पैसेज प्रोवाइड करेगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो एक्टिविटी हैं उसको फैसिलिटेट कराने के लिए जो है वजाइना इम्पॉर्टेंट है। और प्लस ये एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन एंटर करने का ट्राई करता है तो वो यूट्रस तक या सर्विक्स तक ना पहुंचने पाए, उसको पहले ही किल कर दिया जाए। इसके लिए इसका पीएच भी हम मेंटेन करके रखते हैं। और इसकी जो लेंथ है मैंने आपको बताई 7 to 10 सेंटीमीटर है। जो इसकी लाइनिंग है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से बनी हुई होती है। जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है स्क्वैमस, तो ये स्क्वैमस टिश्यू से बनी होगी बट नॉन केराटिनाइज्ड होगी, यानी केराटिन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। पीएच इसका थोड़ा कम रहता है, एसिडिक पीएच रहता है 3.8 से लेकर के 4.5 तक इसका पीएच रहता है। इसके अंदर नॉर्मली जो फ्लोरा या नॉर्मली जो पैथोजन तो उसको नहीं बोलेंगे, वो एज अ गुड बैक्टीरिया काम करेगा। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये था उसका नॉर्मल थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोर्शन। अब कुछ हम नॉर्मल वजाइनल फ्लोरास की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल कर के आगे की क्लास में हम लोगों को ढेर सारे पैथोजेनिक फ्लोरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है इसमें, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ के मेनली लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है नेचुरली। कॉर्नीबैक्टीरियम, कोगुलेज निगेटिव टाइप के कुछ स्टेफाइलोकोकाई। अब
कोगुलेज नेगेटिव में, क्योंकि कोगुलेज पॉजिटिव में आ जाता है आपका ऑरियस, स्टाफ ऑरियस, ठीक है। तो वो उसको छोड़ करके बाकी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई बैसिलाइज में भी कुछ और कुछ एनारोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है कुछ ऐसे पैथोजेंस, कुछ ऐसी सेल्स जो कि हार्मफुल हैं उसको किल करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। लैक्टोबैसिलाई जो मेनली प्रेजेंट होता है उसका क्या रोल है, क्योंकि देखो जो लैक्टोबैसिलाई होता है मेनली वो कर्ड का बैक्टीरिया है, वो मिल्क की केशीन प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलाई का मेन काम यही होता है कि वो जो है मिल्क से कर्ड बनाता है, यानी वो डीनेचर करता है प्रोटीन को और उसको कन्वर्ट करता है अदर सब्सटेंसेस में, कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स में, ऐसे एसिड्स में जो कि बेनिफिशियल होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से वजाइना में एसिडिक इन्वायरमेंट बना रहे और जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनकी एंट्री हो तो वो वहाँ पर किल किए जा सकें। ओके, तो ये है इसका मेनली रोल। तो मेंटेन करेगा वो एसिडिक पीएच को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी प्रोड्यूस करेगा और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। उसके बाद में कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने आपको कंडीशंस दी हैं जिनकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट वाला है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, देखिए एंटीबायोटिक्स जब भी कोई लेता है लंबे समय तक उसका कोर्स करता है तो हमारे उसको आपने देखा होगा कि गट में जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं उनके किल हो जाने की वजह से उसको इनडाइजेशन हो जाता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक का कोर्स मीन्स इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके स्टमक में जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे वो भी क्या हो रहा है, किल हो रहे हैं। डायबिटीज़ मेलिटस भी कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से भी जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन टेकिंग नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से किल हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के कंडीशन में जो पीएच है उसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन आता है, बैक्टीरियाज जो है वो नॉर्मल सर्वाइवल शो नहीं करते हैं। इसी तरह मीनोपॉज या किसी पेशेंट में अगर इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स अगर वो ले रहा है, जैसे HIV का पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन ड्रग लेता है, रीमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट लेते हैं, ऐसा कोई भी पेशेंट है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स लेता है, तो ऐसे में भी नॉर्मल जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो शो नहीं होती, ठीक है। वजाइनल डचिंग जो प्रोसेस है इससे जो है किल हो सकते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से भी जो फीमेल्स हैं उनमें बैक्टीरियाज भी किल होते हैं, पीएच डिसबैलेंस होता है और इस तरीके के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ नॉर्मल चीज़ें शो कर रहे थे तो वो जो है किल हो सकते हैं। इसीलिए जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या आप जब भी रिकमेंड करेंगे किसी भी पेशेंट को मेडिसिन्स, तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल ग्रोथ को जो है किल हो सकती है।
अब हम कुछ वजाइनल डिजीज़ेज़, पहली चीज़ तो मैं आपको एक ये क्लियर कर देती हूँ कि जो वजाइनल डिजीज़ेज़ होती हैं वो ज़्यादातर आपके ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउटर सोर्स से हों, क्योंकि नॉर्मली किस तरह से जो है कंजेनाइटल डिजीज़ेज़ अकर होती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कंजेनाइटल अनोमलीज़ वाले चैप्टर में। तो कंजेनाइटल डिजीज़ेज़ को तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज़म बेस्ड होंगी, पैथोजेनिक होंगी, पैथोजेंस की वजह से होने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वजाइना। इसको कितने टाइप्स में जो है क्लासिफाई करते हैं। तो नॉर्मली इन्फेक्शन एंड अल्सर्स, इसमें जो है कंपैरिजन किया गया है कंजेनाइटल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैंने बस आपको दे दिया है एक फॉर्म में, बट उसको एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। तो कंजेनाइटल डिजीज़ में वजाइनल एजेनेसिस यानी एब्सेंस ऑफ वजाइना, इन परफोरेट हाइमेन, जिसमें हाइमेन क्या होता है कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है, उसमें कोई भी ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होती है। इन परफोरेशन की वजह से कोई भी ब्लीडिंग अकर नहीं होती, ना ही कोई डिस्चार्ज अकर होता है। ट्रांसवजाइनल सेप्टम एक मैंने आपको बताया था, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्सली वजाइना में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ना तो पेनिट्रेशन प्रॉपर होता है और ना ही नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म कराई जा सकती है। ठीक है। अब उसके बाद में वजाइनाइटिस के बारे में देखते हैं। वजाइनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। अब वो किसी भी वजह से हो, वो बैक्टीरियल है, वो पैरासाइट बेस्ड है, वो वायरल है या एट्रोफिक है, या किसी भी फॉर्म ऑफ जो है पैथोजन से हो रही है, तो वो आता है आपके वेजिनाइटिस के अंडर में। तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। और फिर एक थर्ड वन इज़ लीजन्स। ठीक है। लीजन्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर अल्सर्स के फॉर्म में वो ऑलरेडी बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से दिखाई दे सकते हैं, या फिर कभी कभी वो एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से भी लीजन्स अकर होते हैं। लीजन का मतलब होता है घाव। ठीक है। तो किसी भी वजह से कॉज हो सकते हैं। तो एक तो ये हैं नॉर्मली जो है 3 टाइप में हम लोगों ने देखा है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, कंजेनाइटल हैं और लीजन्स हैं। इसके अलावा कुछ ट्रॉमा की वजह से, जैसे नॉर्मल डिलीवरी की वजह से जो है वजाइना में कुछ लीजन्स हो जाते हैं या ट्रॉमा हो जाता है, ब्रूशेस देखने को मिलते हैं, तो ये एक कंडीशन है। ठीक है। फिशलाज हैं, अलग अलग टाइप के फिशुला, कभी कभी फिशुला बन जाते हैं ऑलरेडी डिजीज़ेस की वजह से। लंबे समय तक अगर कोई डिजीज़ है तो वो फिशुला फॉर्म करा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स भी हो सकते हैं, या फिर मैलिग्नेंट लीजन्स भी हो सकते हैं, यानी ट्यूमर टाइप ऑफ चीज़ें। ट्यूमर है, कॉज हो जाता है, वजाइनल ट्यूमर देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक जो है टाइप ऑफ डिजीज़ेस का पार्ट है। ठीक है। तो इन सभी को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट आएगा वो वेजिनाइटिस के पेशेंट देखने को मिलते हैं। समटाइम्स बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर, इसके पेशेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। कंजेनाइटल वाले जो मैंने बात आपको बताई है, जो कि हम लोग पढ़े थे पहले, तो उसके पेशेंट
मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को नहीं मिलते हैं, वो रेयर हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वेजिनाइटिस से स्टार्ट किया है क्योंकि वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेजिनाइटिस से। तो वेजिनाइटिस मीन्स पहले समझ लीजिए क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोसा कॉज बाय इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर है, इरिटेशन, एलर्जी, इनकी वजह से वजाइना में इन्फ्लामेशन हो सकता है। और हार्मोनल डिफिशियंसी यानी कि ईस्ट्रोजन, मेनली आपका ईस्ट्रोजन की वजह से अगर कम ईस्ट्रोजन है किसी को, तो उसकी वजाइना में इन्फ्लामेशन होना भी कॉमन होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं वेजाइटिस कॉज कराने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, पेशेंट आपको क्या चीज़ों की शिकायत ज़्यादातर करते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज सबसे पहले जो एक सिम्टम दिखता है इन्फ्लामेशन में, वेजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, और जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्पेरिनिया या पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, पेनफुल इंटरकोर्स, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूरिनेशन भी पेनफुल कॉज हो सकता है, जिसको हम डाइस्यूरिया बोलते हैं। पेनफुल यूरिनेशन भी देखने को मिल सकता है। बैड स्मेल यानी जो डिस्चार्ज है वो फोल या फिशी स्मेल शो कर सकता है आपको। रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, दीज आर द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये सब कुछ भी देखने को वहाँ पर मिल सकता है। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, किस वजह से कॉज होता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, पैरासाइट्स, इनकी वजह से, प्रोटोजोआज आर बेसिकली पैरासाइट्स, इनकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। कभी कभी नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जैसे कि नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ेस उसमें आएंगी, जैसे कि एलर्जी है किसी को, अगर किसी सोप से एलर्जी होना या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जिसको वो फीमेल यूज़ करती है तो उससे एलर्जी हो जाना। ईस्ट्रोजन लो होना, देखो लो ईस्ट्रोजन भी इन्फ्लामेशन कॉज कराता है। तो कभी भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको उसका एग्जैक्ट कॉज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस, मैंने अभी आगे के जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं ताकि आपको इन्फ्लामेशन में भी कैटेगराइज करने का मौका मिले, आपको पता चले कि किस टाइप ऑफ सिम्टम्स में या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आपके पास आती है तो कौन सी चीज़ों में किस टाइप की डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्शियस में मैंने बताया लो एस्ट्रोजन, एलर्जी है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अगर फीमेल प्रोडक्ट यूज़ कर रही है उसके थ्रू या अदर कोई रीज़न के थ्रू अगर फॉरेन पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, तो कुछ केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं या फिर रेडिएशन की वजह से, तो ये भी कॉज कर सकते हैं वेजिनाइटिस को। उसके बाद में चलिए सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल वाले को देख लेते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में तो यहाँ पर किसी भी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होगी, और जो लैक्टोबैसिलाई बेसिकली जो रहता है वहाँ पर वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यानी उसको हटा करके अनदर बैक्टीरिया वहाँ पर ऐड ऑन हो जाना, ये एक इसका कॉज देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म क्या हो सकते हैं इसके लिए, तो इसका मेन ऑर्गेनल आपका रहता है गार्डनेरिला वैजिनैलिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे एसोसिएटेड और भी ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। वैसे तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया भी जो कि एक
हेल्दी बैक्टीरिया है जो बिलोंग नहीं करता उस प्लेस से, वो वहाँ पहुँचता है तो इन्फ्लामेशन ही कराता है। एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि जैसे ई कोलाई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ई कोलाई अगर हमारे इंटेस्टाइन में है, हमारे गट में प्रेजेंट है, विच इज़ कम्प्लीटली सेफ, इवन वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि वो शो करता है एज अ गुड बैक्टीरिया। बट वही ई कोलाई अगर वहाँ से उठ करके किडनी में पहुँच जाता है, या जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुँच जाता है, या यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, इनमें पहुँच जाता है, तो वो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है। वहाँ वो इन्फ्लामेशन कराएगा, क्योंकि वो वहाँ के लिए बिलोंग नहीं करता। तो वही चीज़ है कि कोई भी बैक्टीरिया जो कि वहाँ के लिए बिलोंग नहीं करता है, अगर पहुँचता है तो वो इन्फेक्शियस है। तो यहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरियाज इसके एग्जाम्पल में हो सकते हैं। तो मेनली मैंने आपको बता दिया है कि मेन कौन सा रहता है, ठीक है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया है। इसके एसोसिएटेड अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनके भी मैंने जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जैसे बैक्टीरियोइड्स हैं, आपके प्रीवोटेला हैं, या बहुत से और भी हैं, कई टाइप के कोकाईज भी हैं, कोकाई। तो ये चीज़ें कॉज करती हैं इन्फेक्शन को। रिस्क फैक्टर क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शियस एजेंट्स एंटर कर सकते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है, या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल पार्टनर जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, ठीक है। डचिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ वॉशिंग इनसाइड द वजाइन, ठीक है। तो अगर कोई फीमेल वॉशिंग या कोई नॉर्मल वाटर से भी, इसीलिए हमेशा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आपको भी रिकमेंड करना है कि इरिटेंट्स या कोई भी ऐसा, बहुत से अवेलेबल हैं कमर्शियली मार्केट में, वी वॉश, ये वो दुनिया भर का, तो वो रेकमेंड नहीं करता है। नॉर्मल वाटर रेकमेंड किया जाता है, वो भी नॉट इनसाइड द वजाइना, ओनली आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स यू कैन यूज़ द वाटर ओनली। तो यहाँ पर आप उसको बताएंगे। तो डचिंग क्या है कि अगर कोई वाटर का फ्लो इनसाइड द वजाइना करता है, तो क्या होता है कि वहाँ के जो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो वॉश ऑफ हो जाएंगे। तो ये भी एक अवॉइड करने की चीज़ है, या इसकी वजह से भी एज अ रिस्क फैक्टर काम करता है। स्मोकिंग है, IUCD यूज़ करने वाले पेशेंट है, प्रेगनेंसी, तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बढ़ावा देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि नॉर्मली लैक्टोबैसिलस है। अब जैसे कोई भी प्रोसेस हम करते हैं, डचिंग करते हैं या वॉशिंग, या वो फीमेल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ में इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस किल होगा। लैक्टिक एसिड जो कि प्रोड्यूस कर रहा था लैक्टोबैसिलस, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पीएच बढ़ेगा, एसिडिक पीएच क्या हो जाएगा, नहीं रह जाएगा वहाँ पर, तो जिसकी वजह से अदर बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बढ़ेंगे। अब डिक्रीज इन लैक्टोबैसिलस होगा, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ अमाइंस क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, फिशी ऑर्डर दिखाई मिलेगी, ऐसा पेशेंट आपको शिकायत करेगी, और वजाइना का पीएच 4.5 से मोर देन हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे फीमेल्स आपके पास आएंगे तो वो क्या शिकायत करेंगी, क्या सिम्टम्स आपको सुनने को मिलेंगे? माइल्ड बर्निंग, इचिंग, फिशी स्मेल, होमोजेनस या ग्रे वाइट टाइप का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इन्फ्लामेशन एंड पेनफुल इंटरकोर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को
मिलेंगी। आप इसकी किस तरह से लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे, इसके स्पेसिमेन को आप हाई वजाइनल स्वैब्स के, जिसको HVS बोलते हैं, उसके थ्रू कलेक्ट करते हैं। वाजाइना का pH आप मेज़र करके देख सकते हैं, वो मोर देन 4.5 दिखेगा। विफ टेस्ट एक होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम KOH माउंटिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। विफ प्रोसीजर, KOH को हम मिक्स करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज में, ठीक है, 1 ड्रॉप। तो पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर है, मतलब अगर प्रेजेंट होगा वहाँ पर बैक्टीरिया, तो वो फिशी ऑर्डर शो करेगा। इसका इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वॉलेटाइल अमाइंस क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। वॉलेटाइल्स अमाइंस जब रिलीज़ होंगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो विफ टेस्ट के हेल्प से, वेट माउंट्स के हेल्प से, वेट माउंट क्या है, नॉर्मली जो डिस्चार्ज है उसको हम माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट करेंगे, कवर स्लिप लगा के डायरेक्ट, तो उसमें हमको ढेर सारे सेल्स बैक्टीरिया से कवर किया हुआ दिखेगा हमको, तो हम पहचान लेंगे। क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो हमेशा अदर देन नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स दिखाई देती हैं। तो हम वेट अमाउंट के अकॉर्डिंग या विफ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के हेल्प से हम स्मीयर बना करके, ग्राम स्टेनिंग करके भी देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, बेसिलाई, विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वजाइनल डिस्चार्ज। इसका हम करके देख सकते हैं, क्ल्यू कर सकते हैं, क्ल्यू सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि हम एक देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि विच काइंड ऑफ बैक्टीरियाज दीज आर। एम्सेल क्राइटेरिया है, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्या करता है कि ये जो है कई सारी चीज़ों को मिलाकर कंबाइन करके अगर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो हम उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्योंकि इन्फ्लामेशन के बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने अभी आपको बताया है, वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या अदर रीजन्स, तो एनीथिंग इट कैन बी। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, नगेट्स स्कोर्स के हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है। नगेट्स स्कोर क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बिलीव करने वाला जो चीज़ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करके देखेंगे बैक्टीरियाज, कितने अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, इसको नगेट्स स्कोर बोलेंगे। 0 to 3 अगर प्रेजेंट है वजाइनल डिस्चार्ज में, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेकर आएंगे तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है तो मैं क्या उसको प्रिस्क्राइब करूँ या क्या वो हो सकता है, तो इसके लिए डायग्नोसिस पढ़ना या समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 4 to 6 अगर प्रेजेंट है, विच इज़ इंटरमीडिएट, और मोर देन 10 है तो वेजिनोसिस या फिर इन्फ्लामेशन है, वो भी बैक्टीरियल। क्या आप इसको ट्रीट करेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल या क्लाइंडामाइसिन आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो विच इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ वजाइना। पहले तो हम लोगों ने इंट्रो देखा, फिर हम लोगों ने ये एक डिजीज़ पढ़ी। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आकर के। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रो देखा, थोड़ी सी एनाटॉमी देखी, और उसके बाद में डायग्नोसिस प्रोसीजर विद द डिजीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।